नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वही संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 7 सितंबर 1949 को आरएसएस के प्रमुख गोवालकर से कहा था कि आरएसएस एक जहरीला पेड़ है। आरएसएस पेशवा शासन का सपना देख रहा है। आपके साथ रहना संभव नहीं है। मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह शब्द कहे थे और दिल्ली बुद्ध महासभा ने जो अपनी किताब छापी, उस किताब के 54 और 55 नंबर के पेज पर इसका पूरा जिक्र आपको मिल जाएगा। जी हां, आज उसी जहरीले पेड़ को राहुल गांधी उसके जड़ से निकाल फेंकने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वह काम कर दिया, वह सबूत दे दिया जिसके लिए इतने सालों से तरस रहे थे। संसद में कहीं आरएसएस की प्रशंसा कर दे बीजेपी, नहीं की, कहीं और कर दे, नहीं की। तो अब राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की प्रशंसा करके उसे एनजीओ बता के, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बता के बहुत सारे सच सामने ले आए। और वह सच यह आ गया कि आरएसएस बीजेपी का कनेक्शन क्या है। यह भी सच आ गया कि इतना बड़ा बखान करने के बाद भी नरेंद्र मोदी के पास एक उदाहरण मौजूद नहीं था कि आरएसएस के किस नेता ने देश की आजादी के लिए जेल काटी, किस नेता ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई लड़ी या कोई और लड़ाई लड़ी। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर ने गलत नहीं कहा था। राहुल गांधी ने उसे पकड़ लिया और दिखा दिया कि हां, यह जहरीला पेड़ है और उसका जहर हम लगातार देख रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि जिस तरह फतेहपुर जिले में, यूपी के फतेहपुर में एक मजार में तोड़फोड़ की गई जो 350 साल से भी अधिक पुरानी मजार थी, वहां भगवा झंडा लहराया गया। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक मजार में तोड़फोड़ की गई और भगवा झंडा लहराया गया। दोनों जगह बीजेपी आरएसएस के लोग थे, यानी वो कनेक्शन प्रूव है। अब उस कनेक्शन का दूसरा पार्ट भी देख लीजिए। दूसरा पार्ट यह है कि एनसीईआरटी की बुक्स में यह बताया जा रहा है कि जिन्ना और महात्मा गांधी जिम्मेदार हैं इस देश के बंटवारे के लिए, और सब कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, नफरत लाई जा रही है कि कुछ कहना नहीं। लेकिन वो यह सच नहीं बता रहे हैं कि 1938 में अहमदाबाद अधिवेशन में हिंदू महासभा, जो आरएसएस का उस समय जैसे आज बीजेपी है वैसे होती थी, वो हिंदू महासभा प्रस्ताव पारित करती है कि अलग हिंदू राष्ट्र बने, अलग मुस्लिम राष्ट्र बने, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करती है और प्रस्ताव पारित करती है। उसके पहले 1937 में लाहौर अधिवेशन में और नागपुर अधिवेशन में यही बात आ चुकी थी, लेकिन आधिकारिक तौर पे यह वहां पर हुआ। और उसके जवाब में उसी के साल बाद मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया कि हम एक नहीं रह सकते, और 1940 के उस प्रस्ताव में अलग मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना पेश कर दी गई और उसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो साहब, देश के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है? देश की आजादी के 2 साल पहले सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुस्लिम के बीच करा के भारत को बांटने का काम आरएसएस और मुस्लिम लीग ने ही किया। और यही नहीं, तमाम तरह के अत्याचार और सब कुछ करने के बावजूद यही दोनों एक दूसरे के साथ सरकार में भी साझीदार थे और उन राज्यों की सरकारों ने भी बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यानी आप समझ लीजिए कि जो बंटवारा कराने वाले हैं, जो जहरीला पेड़ है, वास्तव में यही सारी घटनाएं थी जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह सिखा दिया, बता दिया कि असल में आरएसएस एक जहरीला पेड़। जी हां, लेकिन तमाम लोग कुछ समझने में देरी किए, तमाम देर से समझे। राहुल गांधी वक्त पर समझ गए और राहुल गांधी ने उसका इलाज करना शुरू किया। तो आरएसएस ने घबराकर कभी उनको पप्पू बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए, कभी उनके खिलाफ दूसरे और नैरेटिव गढ़े गए, कभी उनके खिलाफ मुकदमे किए गए, कभी उन्हें झूठे मामले में करके सजा कराई गई और फिर उन्हें उनकी सदस्यता छीनी गई, उनका घर छीना गया, उनको परेशान किया गया। और इन सब से भी जब नहीं भरा तो उन्हें विदेशी और सब कुछ बताया जाने लगा, विदेशी एजेंटे का व्यक्ति बताया जाने लगा। तो अब आप समझिए, जब इतनी मेहनत करनी पड़ रही हो, बावजूद इसके वह शख्स बगैर डरे निडर लड़ने को तैयार, तो उसने इनकी पोल खोल के रख दी। जब पोल खोल के रख देते हैं तब ये आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात उन्होंने कही थी तिरंगा फहराते हुए, ध्वजारोहण करते हुए कही थी लाल किले से, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, उन्होंने नियति से मिलन, जब भारत की आजादी की घोषणा हुई तो संविधान सभा में आधी रात को उन्होंने 15 अगस्त 1947 को जो आजादी की घोषणा करते हुए कहा था, नियत से मिलन, डेस्टिनी की जो बात की थी, उसमें उन्होंने कहा था कौम के गफलत में आते ही आजादी खतरे में आ जाती है। और उन्होंने बार बार इससे सचेत किया कि जब आप झूठ में फंसते हैं, नफरत में फंसते हैं, गफलत में आते हैं तो आपकी आजादी खतरे में पड़ जाती है। आज आपकी आजादी खतरे में है, आज आपकी नागरिकता खतरे में है, आज आपके हक खतरे में है, आज आपका लोकतंत्र खतरे में है और आज आपका संविधान खतरे में है। क्योंकि जब ऐसा होता है तो बाहरी हुकूमतें आप पर राज करती हैं। हमारा मुल्क आजाद हुआ है, नेहरू जी ने कहा था, उसी रात कहा था, हमारा मुल्क आजाद हुआ है सियासी तौर पर। एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था वह हटा है, लेकिन आजादी भी अजीब अजीब जिम्मेदारियां लाती है और बोझे भी लाती है, यानी भार भी देती है। अब इन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आजाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े सवालों को हल करना है। सवाल हमारी जनता के उद्धार करने का है, हमें गुर्बत को दूर करना है, बीमारी दूर करनी है। आजादी महज एक सियासी चीज नहीं है। आजादी तभी तक ठीक पोशाक पहनती है जब तक जनता को फायदा हो। तो उन्होंने इस चीज को 1948 में भी आगे बढ़ाते हुए कहा कि आजादी को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नेहरू जी कहते हैं जो लोग आजादी चाहते हैं उनको हमेशा अपनी आजादी की हिफाजत करने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए और रखने के लिए अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जहां कौम गफलत खाती है वह कमजोर होती है और गिर जाती है। सोचिए आप, उस समय 1948 में आपको सचेत कर दिया था, 1949 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सचेत कर दिया था और उसके बाद लगातार आपको सचेत करते रहे, लेकिन आप गफलत में फंसे रहे। और गफलत में फंसे, झूठ में फंसे, तो झूठ का भी एक उदाहरण देख लीजिए और नफरत भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और मौजूदा समय में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मिली
हमें आजादी कटी पिटी आजादी थी, वो असल में आजादी नहीं थी। आजादी तो तब मिलेगी जब हम इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएंगे, और जल्द ही हम इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएंगे। साहब, ये गफलत वाली स्थिति आपको नजर नहीं आ रही है? अभी जब मौका था, पाकिस्तान से संघर्ष का वक्त था, हमारे जैसे सैन्य अधिकारी कहते हैं कि हम जीतने की तरफ थे, लेकिन अचानक भारत के प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए और सीज फायर की घोषणा कर दी। टीवी चैनलों ने, दूसरे तमाम सारे गोदी मीडिया ने यह फैलाने की कोशिश की, अब इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, अब कराची पे कब्जा हो गया, अब लाहौर में कब्जा हो गया, सब नेस्तनाबूद हो गया। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। 100% झूठ बोला गया, और झूठ प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, अब तो सेना के अफसर भी बोल रहे हैं। जब सेना के अफसर कहते हैं कि हमने उनके इतने विमान मारे, लेकिन जब वही पुरस्कार, सबसे बड़े पुरस्कार देने की बारी आती है, तो एक भी ऐसा पायलट नहीं था, एक भी ऐसा वो नहीं था सेना का योद्धा जिसे इसके लिए सम्मानित किया गया हो कि उसने कोई विमान मार गिराया पाकिस्तान का, या उसने कोई बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान का। यानी सब झूठ था क्या? लेकिन पाकिस्तान ने अपने देश में उन जवानों को, पायलट्स को सम्मानित किया कि इन्होंने राफेल मारा, इन्होंने ये विमान मारा, इन्होंने ये विमान मारा। 14 अगस्त को और 15 अगस्त को हम जिनको कह रहे हैं, एक भी वो हम व्यक्ति पेश नहीं कर सके। तो क्या सिर्फ झूठ बोलने, गफलत फैलाने का काम है? जी हाँ, गफलत ही फैलाई जाती है। इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का जितना महिमा मंडन किया सबको पता है, और मैंने बता दिया आरएसएस क्या है, वो जहर है। तो आप देखिए झूठ का कि किस तरीके से, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिंदगी भर किया क्या है, गौमूत्र, गोबर और ये संगीत जिस तरह से फैलाते हैं, वही ज्ञान तो अर्जित किया है। उनके पास ज्ञान कौन सा है? वो इंटायर पॉलिटिक्स जो सब्जेक्ट ही नहीं होता है, जिसमें वो कहते हैं हमने डिग्री ले ली। बहरहाल कोई बात नहीं। तो अटकाते भटकाते दिखते हैं, तुकबंदी करते दिखते हैं कि साहब सेमी कंडक्टर पे सरकार ने कुछ नहीं किया, पिछली सरकारें ये करती रही, अटकाती रही, भटकाती रही, लटकाती रही। अरे भाई, जब आप ये कह रहे थे तो आपको भारत सरकार के ही आंकड़े दिखा देने चाहिए थे कि 1970 में अशोक पार्थ सारथी जो वैज्ञानिक थे ने अपने को इंदिरा गांधी ने अपना वैज्ञानिक सलाहकार बनाया था, और उन्होंने किस तरीके से इस पर काम किया, और 1971 में इलेक्ट्रॉनिक कमीशन की स्थापना की गई उनके नेतृत्व में, और उसके बाद में उन्होंने अमेरिका, रसिया, तमाम जगह की यात्राएं की, और उसके बाद में 1976 में SCL सेमीकंडक्टर लिमिटेड की स्थापना इंदिरा गांधी ने की थी। उसी वक्त में जब आपातकाल लगा हुआ था, यानी लगाने की स्थिति जो सारी सब कुछ है आपको पता ही है, तो उस आपातकाल के दौर श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेमीकंडक्टर की पहला जो है वो स्थापित किया था, और ये सेमीकंडक्टर का आगे चल के 1984 में चंडीगढ़, मोहाली, मद्रास, उन जगह पर भी इसके संयंत्र स्थापित किए गए थे। और इसके बाद में सेमीकंडक्टर की शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में 1956 में के बाद जो है 1956 में अमेरिका में हुई, और 1957 में चीन ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर का स्थापित किया, उसके बनाया, और भारत ने उसके बाद में 1971 में जो शुरुआत की, 76 में स्थापित किया, और 84 में 3 फैक्ट्रियां लगा। सोचिए। और इंदिरा जी यदि 1977 में सरकार चुनाव ना हारी होती तो उससे पहले ये सारे काम हो गए होते।
तो यह समझ लीजिए कि इंदिरा जी ने ही शुरू कर दिया था, फिर राजीव जी और उसके बाद की सरकारों ने उसमें वृद्धि की। तो यही कह रहा हूं, ये गफलत पैदा करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो अब आप इनके झूठ में फंस के इस तरीके से जो होते हैं वो अजब सी स्थिति आती है। चलिए फिर आ जाता हूं वहीं। राहुल गांधी अब लगातार बता रहे हैं किस तरह से इस देश की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ मिल करके, उसी नफरती आरएसएस जो जहर का पेड़ है, जिससे जन्मी भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ मिलकर चुनाव आयोग किस तरीके से वोट चोरी कर रहा है और उसकी वोट चोरी जो हो रही है वो कैसे लोगों के हकों को मार रही है, सबको, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक वीडियो जो है अपलोड किया। और वीडियो जो उन्होंने डाला उसके बाद इतना हालत बिगड़ी, जो इतने दिनों से चुनाव आयोग कोई जवाब देने को तैयार नहीं था, बात करने को तैयार नहीं था, झूठ और सच भी बोलने को तैयार नहीं था, वो चुनाव आयोग, क्योंकि ये वही चुनाव आयोग है जिसने मोदी के लिए सब कुछ किया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसने कैसे गड़बड़ करी है, और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व मंत्री आके अनुराग ठाकुर बताते हैं कि इन 6 सीटों पे भी चुनाव आयोग ने गड़बड़ करी है। तब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस नहीं जारी किया, उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया, बार बार, रोज, कहीं यहां से वहां से, वहां से वहां से। अब आप देखिए, उन्होंने 6 जगह के लिए किया, 6 में से कहीं से भी नोटिस नहीं आया। हालत यह है कि राहुल गांधी कहेंगे तो नोटिस होगा, वो कहेंगे तो नोटिस नहीं होगा। और राहुल गांधी ने यह वीडियो जैसे ही अपलोड किया, इतना घबरा गए, इतना ज्यादा घबराहट हुई कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि 17 तारीख को जब राहुल गांधी वोट चोरी रोकने के अभियान को लेकर के बिहार में यात्रा शुरू करेंगे, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा दिल्ली के उसी मीडिया सेंटर में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में कांग्रेस ने बनाया था। तो आप सोचिए, उस मीडिया सेंटर में वो बता रहा होगा। तो राहुल जी ने जो वीडियो बनाए उसमें बिल्कुल साफ है, वोट चोरों को गद्दी से हटाना है, 17 अगस्त को हमारे साथ आना है। वोट अधिकार यात्रा, और राहुल गांधी जी की जो है वोट अधिकार यात्रा है वो 16 दिन चलेगी, 20 से अधिक जिलों में जाएगी बिहार के, और जिनमें 1300 से अधिक किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस सफर में वो तमाम सारे वो चीजें बताएंगे और खुलासा करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार चोरी करती है, वोट चोरी करती है, किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के लोगों के हक मारने की साजिश रची है। जब यह सब कुछ सामने आ जाता है तो घबराहट होती है, और यही घबराहट देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में। राहुल गांधी का इतने से शब्द, चोरी चोरी, चुपके चुपके, अब और नहीं, जनता जाग गई है साहब, इससे परेशान हो गए। क्योंकि जो एआई जनरेटेड उन्होंने वीडियो बनवाए हैं, उन वीडियो से घबरा के चुनाव आयोग ट्वीट कर रहा है ये एआई जनरेटेड है वीडियो। अरे वो तो सबको ही देख रहा है एआई जनरेटेड है, इसमें कुछ ऐसे नहीं है, सबको ही देख रहा है क्या सच है और क्या नहीं है। आप क्या बताएंगे? यानी जहरीले पेड़ में थोड़ी सी उसकी कटाई शुरू करी, घबरा गए। इसीलिए कह रहा हूं, गफलत से बचिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जहरीला पेड़ कहा तो नेहरू ने गफलत बता दी। अब आपको सोचना है आपकी समझ कितनी है, इनकी नफरत में जाएंगे, झूठ में जाएंगे, या सच खोजेंगे। जी हां, राहुल गांधी की यात्रा
शुरू हो रही है 17 अगस्त से अगस्त क्रांति, एक नई क्रांति। उसी बिहार से, उसी चंपारण जाएगी जहां कभी महात्मा गांधी गए, जहां श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी, और उसी बिहार से फिर एक बदलाव शुरू होगा। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। जय